तो आज हम केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रॉकेट प्रोपेलेंट्स। ये जो रॉकेट प्रोपेलेंट्स हैं ये फ्यूल्स होते हैं और ये फ्यूल्स एविएशन पर्पस में रॉकेट्स में यूज किए जाते हैं। सारी कंट्रीज स्पेस रिसर्च के लिए समय समय पे सैटेलाइट्स भेजती रहती हैं। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारा जो सब फर्स्ट सक्सेसफुल सैटेलाइट था जो हमने लॉन्च किया था वो था SLV-3। तो जब ये रॉकेट्स जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट नीचे से ऊपर जाते हैं तो इन्हें एक थ्रस्ट लगता है और ये थ्रस्ट जो है वो कुछ केमिकल्स प्रोवाइड करते हैं और इन्हीं केमिकल्स को रॉकेट प्रोपेलेंट कहा जाता है। और ये केमिकल जो है वो दो चीज़ों के बने होते हैं। इनमें देखिएगा दो चीज़ होती है, एक उनमें से एक चीज़ होती है फ्यूल और दूसरा जो कंपोजिशन होता है इनका वो होता है ऑक्सीडाइजर। तो इन दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं फ्यूल और ऑक्सीडाइजर से केमिकल्स और इन्हीं केमिकल्स को रॉकेट प्रोपेलेंट कहा जाता है। जब इन्हें यूज़ किया जाता है तो फर्स्ट दे आर इग्नाइटेड, इनमें आग लगाई जाती है। इस आग से ये जलना शुरू करते हैं और इस जलने से प्रोड्यूस होती है बहुत सारी एनर्जी और ये एनर्जी जो है वो जब इसके नोजल से पास होती है तो ये नोजल नीचे से ऊपर की ओर जो जाता है वो उसे थ्रस्ट प्रोवाइड करता है और ये थ्रस्ट उसे ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जाने में मदद करता है। तो ये रॉकेट प्रोपेलेंट, ये केमिकल्स जो दो चीज़ का कॉम्बिनेशन होते हैं फ्यूल और ऑक्सीडाइजर्स, इन्हें हम फिर से क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग बेसिस पे। तो अगर इनका क्लासिफिकेशन हम देखें तो इनके क्लासिफिकेशन में 3 टाइप आते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है सॉलिड प्रोपेलेंट्स का। These are the solid propellants। और सेकेंड टाइप जो होता है फिजिकल स्टेट बेसिस पे, आप समझ गए होंगे क्लासिफिकेशन दिखने में कैसे है, ये फिजिकल स्टेट कैसे है। तो एक है लिक्विड प्रोपेलेंट और जो थर्ड वेराइटी आती है वो उसकी आती है हाइब्रिड प्रोपेलेंट। तो ये these all are propellants are chemicals mixture of fuel and oxidizers on burning they produce energy that help to upthrust the rocket against the gravity। तो अब एक एक करके हम डिस्कस करना शुरू करते हैं प्रोपेलेंट्स को। तो हम सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे अपने क्लासिफिकेशन की वो करेंगे सॉलिड प्रोपेलेंट के साथ में। सॉलिड प्रोपेलेंट, इसके नाम से इसे समझना कुछ आसान है। इस तरह कि जो सॉलिड प्रोपेलेंट होते हैं उनका जो ये दो पार्ट है, पहला हमने जैसे कहा फ्यूल लगता है हमें और एक लगता है ऑक्सीडाइजर। ये दोनों का ही फिजिकल स्टेट जो होता है वो सॉलिड होता है और क्योंकि दोनों की फिजिकल स्टेट सॉलिड है इसलिए इन्हें सॉलिड प्रोपेलेंट कहा जाता है। तो ये सॉलिड प्रोपेलेंट है फ्यूल और ऑक्सीडाइजर का मिक्सचर जिनकी दोनों ही फिजिकल स्टेट सॉलिड है। इन्हें फिर से क्लासिफाई किया जाता है। तो हम देखते हैं कि इनके वापस जो दो टाइप होते हैं वो कौन से होते हैं। इनके जो वापस दो टाइप हैं उसमें पहला टाइप है कंपोजिट, या इसे एक और नाम से जानते हैं और इसका जो एक और नाम है, इसकी जो नेचर है उसको समझने में मदद करेगा, दैट इज हेट्रोजेनस प्रोपेलेंट। और जो दूसरा होता है वो होता है डबल बेस प्रोपेलेंट। चलिए पहले हम कंपोजिट या हेट्रोजेनस देख लेते हैं, फिर हम डबल बेस देखेंगे जैसे होमोजेनस कहा जाता है। दोनों ही सॉलिड की वैरायटी, क्योंकि दोनों के ही जो कंपोनेंट्स हैं या जो केमिकल्स हैं आप यूज कर रहे हैं उनकी फिजिकल स्टेट सॉलिड है। कंपोजिट में कंपेयर वाइज बात करूं डबल बेस के साथ में, तो कंपोजिट में आप दो अलग अलग चीजें लेते हैं, कुछ फ्यूल के रूप में होती हैं और कुछ ऑक्सीडाइजर के रूप में होती है। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि मैंने इसे फ्यूल के रूप में क्या यूज कर सकती हूँ, तो यहाँ फ्यूल के रूप में आप यूज कर सकते हैं कुछ सब्सटेंस, जैसे कि पहला एग्जांपल है पॉलीयूरिथेन। केमिकल होता है सॉलिड स्टेट में, पॉलीयूरिथेन यूज किया जाता है एज ए फ्यूल। या सेकेंड चॉइस जो हमारी हो सकती है वो है पॉलीब्यूटाडाइन। दोनों ही सॉलिड स्टेट में है, दोनों ही फ्यूल का काम कर सकते हैं, इनमें से कोई भी यूज किया जा सकता है फ्यूल के रूप में, पॉलीयूरिथेन या पॉलीब्यूटाडाइन। अब हमारा अगला आता है ऑक्सीडाइजर, कि हम जलाने के लिए क्या यूज करेंगे। तो जो ऑक्सीडाइजर है
ऑक्सीडाइजर में हम जो यूज करते हैं वो आता है अमोनियम परक्लोरेट या नाइट्रो परक्लोरेट, ये दोनों भी सॉलिड है। हमारी एक चॉइस हो सकती है अमोनियम परक्लोरेट, और जो दूसरी चॉइस हो सकती है वो हो सकती है नाइट्रो परक्लोरेट। नाम है अलग अलग केमिकल्स के जो आपको बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे, तब आप लोग इनके साथ आसानी से फैमिलियर हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो ये है इसके ऑक्सीडाइजर्स। तो जैसे मैंने कहा इसके सॉलिड को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो दो कंपोजिशन जरूरी है, आपको मैंने कहा प्रॉब्लम में दो चीजें होती हैं, एक तो फ्यूल होता है और एक उसको चलाने वाला ऑक्सीडाइजर होता है। यहाँ दोनों के दोनों ही सॉलिड स्टेट में होते हैं और इसके जो दो बेसिस का क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, पहला जो है कंपोजिट है और हेटेरोजेनस से हम कंपेयर करेंगे दूसरे के साथ जिसका नाम है डबल बेस या होमोजेनस। उनमें फर्क है कि इसमें जो सॉलिड फ्यूल और ऑक्सीडाइजर है वो अलग अलग है, इनकी कोई भी कॉम्बिनेशन यूज की जा सकती है। मगर यदि आप दूसरी वैरायटी की बात करेंगे तो उसमें दो नहीं, उसमें एक ही सब्सटेंस फ्यूल का भी काम करता है और ऑक्सीडाइजर का काम भी कर सकता है, इसलिए उसे होमोजेनस का। हेटेरोजेनस होता है डिफरेंशिएट कर पाना, दो अलग अलग चीज़ है जो डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, और अगर होमोजेनस की बात करेंगे तो एक ही चीज़ है, तो डिफरेंशिएशन नहीं है, उसमें अलग अलग नहीं है सॉलिड और फ्यूल, इसलिए फ्यूल और ऑक्सीडाइजर, इसलिए हमने उसे कहा है होमोजेनस फर्टिलाइजर। तो क्या इसके बारे में और बात करूँ मैं आपसे थोड़ी सी, तो कंपोजिट और हेटेरोजेनस कि कोई अलग अलग है फ्यूल और ऑक्सीडाइजर, दे कैन डिफरेंशिएट, देयरफॉर दे आर कॉल्ड हेटेरोजेनस, हेटेरो मींस सेपरेटेबल। और इसके अलावा इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है बाय एडिंग सम मेटल लाइक एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। तो याद रखिएगा इसमें इन दोनों को मिक्स करने के अलावा कई बार दूसरे मेटल्स भी मिलाए जाते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम होगा, जिससे इनकी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है और ये बेटर अपथ्रस्ट प्रोवाइड कर पाते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट कंपोजिट। कंपोजिट के बाद अगर हम सेकेंड बात करें, जिसको मैंने कहा था डबल बेस प्रोपेलेंट। ये जो डबल बेस प्रोपेलेंट है इसे एक और नाम से जाना जाता है, वो है होमोजेनस प्रोपेलेंट। तो ये जो डबल बेस या होमोजेनस प्रोपेलेंट है, इनमें नाम है होमोजेनस। होमोजेनस का मतलब होता है इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइजर और फ्यूल दोनों का काम कर रहा है, और इन्हें प्रेफर किया जाता है कि एक ही सब्सटेंस हो, जिसमें सबसे कॉमन है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन का प्रिपरेशन आप पढ़ते हैं जब ग्लिसरॉल चैप्टर में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्लिसरॉल का नाइट्रेशन कराया जाता है। और यदि आपको पता है तो इसे नोबेल्स ऑयल भी कहते हैं, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने स्टार्ट किए थे नोबेल प्राइज, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। तो नाइट्रोग्लिसरीन इट इज अ केमिकल सब्सटेंस प्रिपेयर्ड बाय द नाइट्रेशन ऑफ ग्लिसरॉल। उस चैप्टर में आप इसकी प्रिपरेशन देख सकते हैं, और मैंने कहा जैसे कि उसे नोबेल्स ऑयल के नाम से जानते हैं, तो जो इसका एग्जाम्पल है हम ये कहेंगे कि इसमें जो बेटा फ्यूल और ऑक्सीडाइजर्स होते हैं वो एक ही होते हैं। तो फ्यूल एज वेल एज ऑक्सीडाइजर तो यह दोनों ही एक चीज है। और इसका अगर मैं एग्जाम्पल बोलूं, इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोग्लिसरीन। इसे मैंने आपको बताया नोबेल सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल ने इसको खोजा था। वर्ल्ड वॉर के टाइमिंग पे इसकी खोज हुई थी नाइट्रोग्लिसरीन, और यही वो डिस्कवरी है जिससे मिले पैसे से नोबेल प्राइज जो है वो चलता है। नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो अकेला ही काफी है, इसमें इनफ ऑक्सीजन होती है कि वो ऑक्सीडेशन को कंप्लीट कर सके, इसलिए इसमें किसी ऑक्सीडाइजर की जरूरत नहीं है। पर जैसा कि देखा जाता है जितने भी नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं वो अकेले स्टेबल नहीं होते। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा अगर आप इसकी प्रिपरेशन देखना चाहते हैं तो ग्लिसरॉल चैप्टर में आप लोगों को मिलती है, उसमें भी नाइट्रोग्लिसरीन को किसल गुड नाम की एक सैंड में एब्जॉर्ब करके रखा जाता है, क्योंकि अगर वो अकेले होंगे तो इट कुड बी एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोजन का काम करता है। तो इसे एब्जॉर्ब किया जाता है नाइट्रोसेल्यूलोज में, इट्स इन द जेल फॉर्म, तो एब्जॉर्ब किया जाता है, एब्जॉर्ब इन नाइट्रोसेल्यूलोज।
ये नाइट्रोसेलुलोज का जिक्र हमने पॉलीमर चैप्टर में कहा था कि सेलुलोज जो होता है वो एक नेचुरल सब्सटेंस होता है, उसका नाइट्रेशन करके सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बनाने का काम आता है। तो नाइट्रोग्लिसरीन अकेला ही काफ़ी है प्रोसेस कराने के लिए, पर नाइट्रो सब्सटेंस के साथ जो दिक्कत होती है वो ये होती है कि वो अकेले स्टेबल नहीं रह पाते, इसलिए इसे नाइट्रोसेलुलोज में डिसॉल्व किया जाता है। तो अगर आप देखें तो दिस इज अ बेस, दिस इज ऑल्सो बेस, देयरफॉर इट्स नेम इज डबल बेस, इसलिए आप समझ गए होंगे इसे डबल बेस कहा जाता है। दो चीजें नहीं, हम कह रहे हैं एक ही काफी है, फिर डबल नाम क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि एक है जो फ्यूल और ऑक्सीडाइजर काम कर रहा है और दूसरा उसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, दोनों ही बेस है, देयरफॉर इट्स कॉल्ड डबल बेस। पर आगे जो क्लासिफिकेशन है उनके कंपेयर में यदि सॉलिड प्रोपेलेंट की लिमिटेशन की बात की जाए तो लिमिटेशन ये है कि जब एक बार ये जला दिए जाते हैं तो एक प्री डिटरमाइंड रेट के साथ में चलते रहते हैं, मतलब आपके पास में एक बार प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद में कोई चॉइस नहीं रहती कि आप उसे कंट्रोल कर सको। ये इनकी सबसे बड़ी खामी है। तो इस खामी की वजह से लिक्विड और हाइब्रिड ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं, पर दीज आर वन ऑफ द ऑप्शन, गुड ऑप्शन। एक कमी है हमने जो बोली वो ये है कि क्योंकि ये एक बार जलना शुरू करें तो प्री डिटरमाइंड रेट के साथ जलते चले जाते हैं, इसलिए हम इन्हें बीच में कहीं कंट्रोल नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंगली, इसलिए हमें इसे प्रेफर करना कम किया जाता है, उसकी जगह से हम दूसरी ऑप्शन ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये हो गया हमारा सॉलिड प्रोपेलेंट, और सॉलिड प्रोपेलेंट के बाद में जो हमारा नेक्स्ट आएगा अब वो आएगा लिक्विड प्रोपेलेंट। नाम से आपको क्लियर हो गया होगा, इन्हें लिक्विड प्रोपेलेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि लिक्विड प्रोपेलेंट में जो फ्यूल है और जो ऑक्सीडाइजर है दोनों के दोनों ही लिक्विड स्टेट पे पाए जाएंगे। तो यहाँ फिजिकल स्टेट जो है वो लिक्विड है। तो चलिए हम बात करते हैं, पहले हम फ्यूल की बात करते हैं और उसके बाद ऑक्सीडाइजर की बात करते हैं। तो चाहे फ्यूल की बात करें चाहे हम ऑक्सीडाइजर की बात करें, जो दोनों के दोनों है उनकी फिजिकल स्टेट जो होती है वो लिक्विड होती है। चलिए हम कुछ फ्यूल के एग्जाम्पल देखते हैं जो इसमें यूज किए जाते हैं, और इन एग्जाम्पल्स में जो मेनली आते हैं वो आते हैं कैरोसिन। इवन यू थिंक कैरोसिन का यूज रॉकेट्स पे भी किया जाता है। तो कैरोसिन आता है, अल्कोहल आता है, लिक्विड हाइड्रोजन, और हाइड्रोजीन। हाइड्रोजन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके बारे में हम लोग कहते हैं, इसके बारे में हम लोग अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में पढ़ते हैं। हाइड्रोजीन आता है इसमें। ये जो है वो फ्यूल है लिक्विड स्टेट में, लिक्विड हाइड्रोजन, कैरोसिन, अल्कोहल, हाइड्रोजीन हम यूज कर सकते हैं। चलिए ऑक्सीडाइजर की बात करते हैं। तो ऑक्सीडाइजर्स भी लिक्विड स्टेट में होते हैं और इनके एग्जाम्पल है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, पी ब्लॉक एलिमेंट में आप इसके बारे में पढ़ते हैं, और हमारा नाइट्रिक एसिड। ये जो है वो काम आते हैं ऑक्सीडाइजर्स के रूप में। तो ये क्योंकि इनका फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दोनों ही लिक्विड स्टेट में है इसलिए दे आर कॉल्ड लिक्विड प्रोपेलेंट। इनके भी क्लासिफिकेशन है, एक है मोनो प्रोपेलेंट और एक है बाय प्रोपेलेंट। फर्क वही है जो यहाँ हमने देखा था। तो चलिए इसे क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो पहला है मोनो प्रोपेलेंट। दूसरा है बाय प्रोपेलेंट। ये वही फर्क है जो डबल बेस और उसमें था। यहाँ नाम से क्लियर है, मोनो यहाँ पर एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइजर और फ्यूल दोनों का काम करेगा, और यहाँ पे आपको दो अलग अलग चीज लेनी पड़ेगी, फ्यूल के रूप में अलग और ऑक्सीडाइजर के रूप में अलग। तो यदि मैं मोनो प्रोपेलेंट के आपको एग्जांपल्स बताऊं जिसमें एक ही चीज यूज की जाती है, तो उनमें आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं सारे सब्सटेंस। नाइट्रोमीथेन ये एक केमिकल है, मिथाइल नाइट्राइट एक है, मिथाइल नाइट्राइट, और हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ये कुछ चीजें हैं जो अकेले ही काम कर सकती है दोनों का, आपको दो अलग अलग चीजें मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मैं बाय प्रोपेलेंट की बात करूँ तो सबसे फेमस है जो आप पढ़ेंगे कि काफी सारे सेटेलाइट्स है जिसमें इस कॉम्बिनेशन को यूज किया गया है। फ्यूल के रूप में कैरोसिन,
और ऑक्सीडाइजर के रूप में लिक्विड ऑक्सीजन। ये क्लासिफिकेशन मिलता जुलता है हमारे डबल बेस और इससे, इसमें भी ये दो अलग अलग चीज़ें थी, वहाँ सिंगल चाहिए था, यहाँ पहले जिक्र उसका कर दिया गया। जो सिंगल चाहिए है तो वो है मोनोप्रोपेलेंट, उसमें एक ही चीज़ें हैं जो दोनों का काम कर सकती हैं। ऐसे कुछ एग्जाम्पल याद रखिएगा, नाइट्रोमीथेन, मिथाइल नाइट्राइट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और बाय प्रोपेलेंट में आपको दो अलग अलग चीज़ चाहिए, फ्यूल के अलग रूप में अलग चाहिए, ऑक्सीडाइजर के रूप में अलग चाहिए, दोनों ही लिक्विड स्टेट में होंगी। तो फर्स्ट वन इज कैरोसिन एंड द सेकंड वन इज लिक्विड ऑक्सीजन। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अब हाइब्रिड प्रोपेलेंट के बारे में। जो थर्ड क्लासिफिकेशन है दैट इज हाइब्रिड प्रोपेलेंट। इसे हमने हाइब्रिड इसलिए कहा है क्योंकि आप जानते हैं हाइब्रिड उस कंपोजिशन कहते हैं जिसमें आप दो अलग अलग कैरेक्टर्स को मिक्स करते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हमने अलग अलग चीज़ें ली हैं, फ्यूल, एजोजल, ऑक्सीडाइजर, पर साथ में इनके फिजिकल स्टेट भी अलग है। जैसे हम जो फ्यूल लेंगे वो फ्यूल के रूप में अगर हम यूज करें एक्राइलिक रबर तो वो तो सॉलिड है, एक्राइलिक रबर पॉलीमर चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। एक्राइल इज अ फंक्शनल ग्रुप दैट CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C। तो एक्राइलिक रबर जो हम यूज कर रहे हैं वो तो सॉलिड स्टेट में है, और जो हम ऑक्सीडाइजर के रूप में यूज कर रहे हैं नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, इसमें वो लिक्विड के रूप में। इस तरह एक होता है फ्यूल और ऑक्सीडाइजर, और इन्हें हाइब्रिड इसलिए कहा है क्योंकि दोनों की फिजिकल स्टेट अलग अलग होती है। तो इन प्रोपेलेंट को डिस्कस करने के बाद ये केमिकल जो अपने जलने के बाद जो इतनी एयर प्रोवाइड करते हैं कि उसके थ्रस्ट के कारण ग्रेविटी के अगेंस्ट रॉकेट ऊपर स्पेस में जा पाता है। हम बात करना चाहते हैं हमारे देश के साथ में कुछ और कंट्रीज़ के सैटेलाइट प्रोग्राम्स की कि वहाँ कौन कौन से लॉन्च किए गए और उनमें कौन कौन से रॉकेट प्रोपेलेंट यूज़ किए गए थे। जैसे हमने बताया हमारी कंट्री में SLV-3 पहला था, और ASLV जो दो हैं उनकी इंडिया में बात करें तो इंडिया में जो लॉन्च किए गए थे SLV-3 और दूसरा सैटेलाइट जो था वो था ASLV। इन दोनों में ही जो प्रोपेलेंट यूज किए गए थे वो कंपोजिट यूज किए गए थे। आप याद कीजिए सॉलिड की पहली वैरायटी कंपोजिट जिसमें फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, दोनों की फिजिकल स्टेट सॉलिड होती हैं। उनके केमिकल्स को हम फिर से याद करें तो पॉलीयूरिथेन और पॉलीब्यूटाडाइन दैट वाज द फ्यूल, और अमोनियम परक्लोरेट और नाइट्रो परक्लोरेट जो थे वो हमने ऑक्सीडाइजर के रूप में यूज़ किए थे। तो याद रखिएगा इन दोनों में कंपोजिट प्रोपेलेंट यूज़ किए गए थे, जो सॉलिड का एक एग्जाम्पल है। तो कंपोजिट प्रोपेलेंट यूज़ किए गए थे। और अगर हम इंडिया की बात करें, जो सेकेंड लॉन्च था वो था PSLV, जो अलग अलग स्टेजेस में लॉन्च किया गया था। अगर हम फर्स्ट और थर्ड लॉन्च की बात करें तो इसमें तो सॉलिड प्रोपेलेंट यूज़ किए गए थे जिनकी फिजिकल स्टेट सॉलिड थी, और मैंने कहा नाइट्रोसेलुलोज और नाइट्रोग्लिसरीन का कॉम्बिनेशन है जो काफ़ी फेमस है। इनकी अपनी लिमिटेशन भी हमने डिस्कस की कि एक बार जलते हैं जब शुरू करते हैं अपने प्री डिटरमाइंड स्टेट के साथ तो हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते। और यदि हम इनकी सेकेंड और फोर्थ स्टेज की बात करें PSLV की तो उसमें लिक्विड प्रोपेलेंट जो है वो यूज़ किए गए थे। तो ये है इंडिया के रिगार्डिंग जो हमने बात की है वो हो गई। उसके बाद में बात करते हैं हम अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम की। और इस अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम में जो एक सैटेलाइट लॉन्च हुआ था दैट इज सैटर्न बूस्टर रॉकेट। जो सैटेलाइट का नाम था जो लॉन्च किया गया था, इसकी भी अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग कॉम्बिनेशन थे। जैसे अगर मैं फर्स्ट स्टेज में बात करूं, फर्स्ट स्टेज में जो बात की थी हमने बहुत
कॉमनली यूज किया जाने वाला कॉम्बिनेशन है कैरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन, कैरोसिन एज ए फ्यूल, और लिक्विड ऑक्सीजन एज ए ऑक्सीडाइजर। भाई है तो वैसे भी दोनों लिक्विड स्टेट में, पर हमने कैरोसिन के साथ लिक्विड वर्ड लिया क्योंकि वो पाया जाता है लिक्विड स्टेट में, पर हम ऑक्सीजन को मेनली गैसियस स्टेट में यूज करते हैं, पाते हैं, इसलिए हमें स्पेसिफाई करना जरूरी है कि यहाँ पे ये लिक्विड स्टेट में। और इसकी जो सेकेंड स्टेज थी उसमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशन आप देखेंगे चेंज करेंगे, कैरोसिन की जगह इस बार लिक्विड हाइड्रोजन जो है वो, लिक्विड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन चैप्टर में आपसे एक जिक्र होता है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हाइड्रोजन जो कि सबसे ज़्यादा कैलोरिफिक वैल्यू देता है अपने फ्यूल सोर्सेज में, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें। थोड़ी लिमिटेशंस है इसके साथ में, इसलिए हम कम कर पा रहे हैं। पॉल्यूशन फ्री है इसके साथ, बहुत अच्छा है क्योंकि ऑक्सीडाइज होकर पानी बनाएगा, मगर काफ़ी लिमिटेशंस है इसके साथ में इसको लिक्विफाई करना, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर सा काफ़ी कम होता है। इन सारी वजह से हम नहीं कर पा रहे, पर हमारी कोशिश जारी है कि हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल के रूप में यूज़ कर सकें। तो लिक्विड हाइड्रोजन एक चेंज है, बाकी अभी भी ऑक्सीडाइजर के रूप में इसमें लिक्विड ऑक्सीजन ही यूज़ किया गया था। ठीक है, उसके बाद में एक लास्ट एक और एग्जाम बात करते हैं रशियन स्पेस प्रोग्राम का, एक प्रोटॉन करके जो था, एक रशियन सैटेलाइट की बात करते हैं। इस रशियन सैटेलाइट का नाम था प्रोटॉन, और इस प्रोटॉन ने ही कॉम्बिनेशन यूज किया था जो कि बूस्टर के पहले स्टेज में यूज किया था, दैट इज द कंपोजिशन ऑफ कैरोसिन विद लिक्विड ऑक्सीजन। तो इन्होंने भी फ्यूल के रूप में लिया था कैरोसिन और साथ में लिक्विड ऑक्सीजन। देखिए हमने इस पार्ट में डिस्कस किया कि किस तरह ये कॉम्बिनेशन इतना थर्स्ट प्रोवाइड करता है कि इतना हैवी रॉकेट ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर जाता है ऊपर, और किस तरह अलग अलग तरह के इसके टाइप्स होते हैं। प्रोपेलेंट का जिक्र थोड़ा बहुत आप लोग जब थर्मोडायनामिक्स के न्यूमेरिकल्स करते हैं तब होता है, तो अब आप लोग ये पढ़ लेंगे, तो उसके बाद आप लोग जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप फैमिली हो पाएंगे कि बेसिकली प्रोपेलेंट होता क्या है।